हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन या फिर रिस्पॉन्सिवनेस एक वेबसाइट की क्या होती है और CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। यूजुअली लोगों को लगता है कि एक वेबसाइट जो कि बहुत जल्दी लोड होती है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। बेसिकली लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक फास्ट लोडिंग वेबसाइट ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, लेकिन ये गलत है गाइस। उसके लिए एक अलग टर्म है। फास्ट लोडिंग वेबसाइट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस एक वेबसाइट की वो बहुत डिफरेंट होती है। रिस्पॉन्सिवनेस होता क्या है? अगर मैं एक नटशेल में कहूँ आपसे तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है एक वेबसाइट अपना डिज़ाइन चेंज कर सके रन टाइम में, यानी कि लाइव आपके सामने अपना डिज़ाइन चेंज कर सके बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज। जैसे जैसे स्क्रीन साइज कम हो या फिर जैसे जैसे स्क्रीन साइज डिवाइस का बढ़े, वेबसाइट अपनी डिज़ाइन में चेंजेस लाए ताकि वेबसाइट अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे अच्छी दिखे। बेसिकली गाइस इसका मतलब ये है कि हमें बस एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उसमें हमें रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कोर्स वेबसाइट की हमें कोड करनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोग उसे कोड कर देते हैं तो वहीं सेम वेबसाइट डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल और टीवीज और अलग अलग डिवाइसेस में बहुत अच्छे से चलती है और उसका डिज़ाइन अलग अलग डिवाइसेस के लिए अपने आप ही चेंज होता है। आपको अलग अलग वेबसाइट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर डिवाइस के स्क्रीन साइज के लिए आप सेम वेबसाइट का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं और उसका डिज़ाइन अपने आप चेंज होगा बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज। ऑफकोर्स हमें ये सब कुछ कोड करना पड़ता है और उसमें काफ़ी सारी कोडिंग लगती है। पहले तो ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन अब CSS मीडिया क्वेरीज है तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है और बूटस्ट्रैप जैसी चीज़ें भी हैं तो बूटस्ट्रैप ने काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। लेकिन चलिए अब देखते हैं एक लाइव एग्जाम्पल जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिवनेस एक्शन में दिखने वाली है। गाइज हम लोग इस समय गूगल के होम पेज पर है और यहाँ पर हम लोग किसी भी एक वेबसाइट को सर्च करेंगे। गाइज मैं यहाँ पर yourstory.com को सर्च करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये। यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं कि yourstory.com ने रिस्पॉन्सिवनेस कैसे लाई है अपनी वेबसाइट पे और हम लोग पूरी तरीके से चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे। ओके गाइस, ये है yourstory.com का होम पेज। तो यहाँ पर ये वेबसाइट आपको डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह की दिखेगी और पूरा देखते हैं वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है डेस्कटॉप पे। बेसिकली यहाँ सबसे ऊपर एक बड़ी सी इमेज है जो कि एक बेसिकली लिंक है पोस्ट के लिए और यहाँ पर कुछ बहुत एक्स्ट्रा पोस्ट आ रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। ओके गाइस, ये है yourstory.com का होम पेज। ये जो पेज है इस समय डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का दिख रहा है। काफ़ी कुछ है इस पेज पे, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें है क्या। यहाँ पर बेसिकली इमेजेस आ रही हैं जो कि बेसिकली एक लिंक है एक इनके पोस्ट के लिए। यहाँ पर राइट साइड में और भी ज़्यादा पोस्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं और ऊपर एक ऐड है यहाँ पर और एक बैनर है। थोड़ा सा ऑप्शंस है लॉगिन के लिए और अलग अलग जगह जाने के लिए और यहाँ पर ब्रांडिंग है सबसे टॉप पर उनकी। यहाँ पर आते हैं उनके कार्ड्स चालू रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए कार्ड्स बने हुए हैं यहाँ पे और फिर यही चलता रहता है। यहाँ पर एक और ऐड है, यहाँ पर और कार्ड्स आ रहे हैं। बेसिकली ये चलता रहता है और ये कुछ इस तरीके से इनका डिज़ाइन है डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप या फिर इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ पर और लैपटॉप पर यही डिज़ाइन है इनका। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि इनका अलग अलग जगहों पे कैसा डिज़ाइन है। तो सबसे पहले मैं अपने फायरफॉक्स में जाऊंगा, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, मेन्यू ओपन करूंगा और यहाँ पर वेब डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा है Ctrl+Shift+M रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड, जहाँ पर ये ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर अलग अलग डिवाइस स्क्रीन साइज देख सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये है एक डेवलपर मोड। अगर आप चाहें तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है F12, तो आप उसको दबा सकते हैं। F12 दबाएंगे तो आपके लिए डेवलपर मोड्स खुल जाएंगे और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट को जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया। यहाँ पर आप ऊपर रिस्पॉन्सिवनेस में यहाँ पर रिस्पॉन्सिव लिखा है। बेसिकली रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर साइज इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, वरना यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है अलग अलग डिवाइस के लिए। अगर आप जिस भी डिवाइस पे क्लिक करेंगे उसका स्क्रीन साइज आपके लिए यहाँ पर अपने आप बन जाएगा। उसके बगल में ही यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, तो वो बेसिकली गाइस विड्थ इंटू हाइट है, यानी कि चौड़ाई इंटू लंबाई। यहाँ पर हम लोग 733 पिक्सल्स पर हैं विड्थ इसकी इस समय। बेसिकली एक टैबलेट साइज है ये इस समय। तो एक टैबलेट पर ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसे फुल साइज पे कर देता हूँ, एक लैपटॉप के साइज पे कर लेता हूँ। ओके, एक लैपटॉप के साइज पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगी।
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लैपटॉप के साइज पे दिख रही है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हम इसे थोड़ा सा छोटा करते जाएंगे जब तक कि ये चेंज होना स्टार्ट ना हो जाए। सो अब हम देख सकते हैं कि चेंज हो रही है, यहाँ पे चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। और अब यहाँ पर जो राइट साइड में पोस्ट ऑप्शन थे वो अब नहीं है, वो अब यहाँ पर आ गए हैं इस जगह पे। अलाइनमेंट भी चेंज हुआ है चीज़ों का, और अब चीज़ें और ज़्यादा छोटी हो गई हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कुछ, यहाँ पे जो टेक्स्ट साइज है वो भी छोटा हो रहा है। सो ये बेसिकली टैबलेट साइज पर है। यहाँ पे कार्ड्स की जो गिनती है वो है 3, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ रहे हैं एक रो में। अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और देखते हैं इसमें और क्या चेंजेस आते हैं। अभी भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, बस चीज़ें और ज़्यादा छोटी हो गई हैं। टेक्स्ट साइज छोटा हो गया है, कार्ड्स की हाइट छोटी हो गई है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी सेम ही है जैसे कि टैबलेट साइज पे था। अब इसे थोड़ा सा और छोटा करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे बैनर है, बेसिकली यहाँ पे टॉप इमेज है यहाँ पे, और यहाँ पर अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर में चेंजेस आए हैं। यहाँ पे जो योर स्टोरी की ब्रांडिंग थी वो पहले सेंटर में थी, लेकिन अब ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई है, और यहाँ पर भी ऑप्शन सब कम रह गए हैं। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें छोटे छोटे बॉक्सेस में आ रही थी 3-3 ग्रुप्स में, अब वो एक के ऊपर एक आ रही हैं। वो पोस्ट जो कि राइट साइड में थे जब हम लोग डेस्कटॉप मोड पे थे, तो अब वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब थोड़ी सी और चेंज हो गई हैं, देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन है इसका, इस 641 पिक्सल विड्थ पे। इसको अब हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे। चलिए अब हम इसको मोबाइल साइज पे लेके जाते हैं। सो गाइस, ये जो वेबसाइट है ये मोबाइल पर कुछ इस तरीके से दिख रही है। मोबाइल पर कुछ इस तरीके से दिख रही है। यहाँ पर हम लोग इसका मेन्यू जो है देख सकते हैं। सो मेन्यू कुछ इस तरीके से होगा। हम लोग बेसिकली टच करके इसको हम लोग मोबाइल पर आगे पीछे कर सकते हैं, बेसिकली लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें स्क्रोल बार्स दिए हैं यहाँ पर डेवलपर टूल्स में। अब हम लोग इसको और थोड़ा नीचे देखते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा छोटी हुई हैं गाइस। स्ट्रक्चर अभी भी वही है थोड़ा सा, और मोबाइल पर ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। सो हम देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसे हम लोगों ने बार बार रीलोड नहीं करा है। इसका जो कोड है वो अपने आप ही चेंज हुआ है गाइस। ओके, इसका जो कोड है वो एक्चुअली वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारा जो कोड है वो पहले से लिखा हुआ था इसकी फाइल्स में। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने स्क्रीन साइज इसके लिए जो चेंज करा, हम पहले डेस्कटॉप पे थे, फिर हम लोग टैबलेट पे आए तो चेंज हुई ये वेबसाइट। इसके जो राइट साइड में जो पोस्ट थे वो राइट साइड से हट के नीचे आ गए थे 3-3 के ग्रुप्स में, और वहाँ पर चेंजेस हमको बहुत सिग्निफिकेंट दिखे। और वैसे धीरे धीरे यूजुअली क्या होता है कि बस फॉन्ट साइजेस चेंज होते हैं, लेकिन जैसे एक हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे या फिर एक पर्टिकुलर साइज से आगे जाते हैं तो हमें अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है। और वही हुआ था टैबलेट साइज में। तो टैबलेट साइज में हमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस मिल रहे थे। उसके बाद चेंजेस थोड़े थोड़े कम होते गए, और यहाँ पर अब हम मोबाइल साइज में इस तरीके की वेबसाइट हमको दिख रही है। लेकिन ये वेबसाइट जो है इसने अपने आप को खुद ही चेंज करा है गाइस। यहाँ पे बार बार हम लोगों ने रीलोड नहीं करा है वेबसाइट को, और इनफैक्ट यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करा है। एक्चुअली ये जो वेबसाइट है इसके लिए जितना भी ये सब चीज़ें थी कि इसे अपना स्ट्रक्चर किस साइज पे कैसे रखना है, उसे पहले से ही कोड करा गया था CSS मीडिया क्वेरीज की मदद से। तो अब हम जानेंगे कि आखिर CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल हम लोग कर कैसे सकते हैं। ओके गाइस, सो कोडप्लाई पर हम लोग यहाँ पर हैं, codeplay.com है इसका URL, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन ये बेसिकली एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट है गाइस, जहाँ पर हम लोग अपना कोड टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली यूजुअली हमें अपना कोड टेस्ट करने के लिए भी यूजुअली हमें लोकल मशीन पे एक सेटअप बनाना पड़ता है, लेकिन अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत कोड है उसको जल्दी से टेस्ट करना है तो हम लोग डायरेक्टली आके यहाँ ऑनलाइन एडिटर्स पे काम कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स भी है, जैसे कि एंगुलर है, बूटस्ट्रैप 4 है, बूटस्ट्रैप 5 है, बूटस्ट्रैप और फ्रंट ऑसम कंबाइंड है, बुल्मा है, फाउंडेशन है। बेसिकली इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्रंट एंड के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ये कम्प्लीटली फ्री है गाइस, और इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ इस बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा है न्यू प्लाई और प्लस का बटन, प्लस का आइकन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस वेबसाइट का डिज़ाइन नहीं, इस वेबसाइट का URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो गाइज ये है ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर, बेसिकली कोड एडिटर कोडप्लाई का। यहाँ पे हम लोग अपना HTML कोड इस बॉक्स में लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट कोड बीच वाले बॉक्स में लिखेंगे और CSS कोड यहाँ थर्ड वाले बॉक्स में लिखेंगे। बेसिकली गाइज HTML कोड जो है वो आपको डायरेक्टली अपना कोड लिखना है, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखेंगे इस बॉक्स में वो डायरेक्टली बॉडी एलिमेंट के अंदर जाएगा और वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। बॉडी एलिमेंट को ये प्लेटफॉर्म खुद ही बना देता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं HTML और बॉडी टैग ऑलरेडी इन्होंने हमें दिए हुए हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी लिखेंगे वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे आपको CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट को हटा दिया है, आपको बस माइनस वाले बटन पे करना था क्लिक और वो हट जाता। तो अब हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा दिस इज टेस्ट डिव। ओके गाइस, तो मैंने बेसिकली एक डिव बनाया है जिसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है। अब हम लोग अपनी CSS को और मीडिया क्वेरीज को इस डिव पे लगाएंगे ताकि हम लोग देख सकें कि जैसे जैसे स्क्रीन साइजेस चेंज हो रही हैं हमारे डिव पे क्या असर हो रहा है। हम लोग उसको कोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे डिव। बेसिकली हम लोग डिव को यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं CSS मीडिया को इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी नॉर्मल काम कर रहा हूँ। सो डिव को हम लोगों ने सिलेक्ट करा और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं, रेड दे देते हैं। और अब इसका फॉन्ट कलर हम लोग इसे देंगे वाइट, क्योंकि रेड पे वाइट ज़्यादा अच्छे से दिखता है, इसलिए मैंने वाइट दिया है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी CSS लिखी है। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन रन का यहाँ पे बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे विंडो में आपका जो चीज़ है वो रन हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज टेस्ट डिव यहाँ पे लिख के आ रहा है, वाइट कलर में है और इसका बैकग्राउंड जो है डिव का वो है रेड कलर का। इसे हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज हम लोग बड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से दिखे। इसे हम लोग 2 रैम कर देते हैं और इसे दोबारा रन कर देते हैं। अब ये आसानी से दिख रहा है। 3 रैम कर देते हैं, 3 रैम ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे पास जगह है तो हम लोग 3 रैम कर सकते हैं। इसको दोबारा से रन कर देते हैं। तो अब ये हमको बहुत आसानी से दिखेगा, ये टेक्स्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पे CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके गाइस, तो CSS मीडिया क्वेरीज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ है। तो बेसिकली CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, इसी के लिए होता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ओके, सो इस वेबसाइट पे गाइस आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CSS मीडिया क्वेरीज। बेसिकली गाइस CSS मीडिया क्वेरीज जो है वो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिलता है अपनी वेबसाइट पे। आप चाहें तो किसी को रोक सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को सेव ना कर सके या फिर प्रिंट ना कर सके। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन उसका ही एक ऑप्शन है। सो बेसिकली गाइस होता क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ऐट यानी कि ऐट का सिंबल बनाना है और यहाँ पे बिना स्पेस के मीडिया लिखना है, MEDIA। बेसिकली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अब हम एक CSS मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके बाद ब्रेसेस नहीं, पैरेंथेसिस बनाएंगे। बेसिकली ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे मैक्स विड्थ। ओके, मैं आपको बताऊंगा मैक्स विड्थ का मतलब क्या होता है, मिन विड्थ भी होती है, उसका भी मतलब बताऊंगा। और यहाँ पे हम लोग कोई भी साइज लिख देते हैं 700 पिक्सल्स। और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे आके ब्रेसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, कर्ली ब्रेसेस का। और इसके अंदर अब हम लोग CSS लिखेंगे। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ऐट मीडिया लिखा है, ये बताने के लिए कि अब हम मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने मैक्स विड्थ लिखी है 700 पिक्सल्स। सो मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड होगा
वो तब एग्जीक्यूट होगा जब स्क्रीन का साइज 0 से लेके 700 पिक्सल के बीच में हो। ठीक है, मैक्स विड्थ का मतलब ही यही है कि मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल हो सकती है स्क्रीन की। तब तक ये जो इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे इस मीडिया क्वेरी के अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही 700 पिक्सल से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, यही मतलब है मैक्स विड्थ का। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऊपर डिव सिलेक्ट करा था, वैसे यहाँ पे हम लोग डिव सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लासेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास क्लासेस हों। तो यहाँ पे मैं सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल होने के लिए डिव सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग कलर चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का। सो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ पे येलो रख रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि हमें आसानी से चेंजेस दिखें। बैकग्राउंड कलर होगा इस डिव का ब्लैक। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने करा ये है कि हम लोगों ने एक मीडिया क्वेरी बनाई है मैक्स विड्थ, यानी कि मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल्स तक की। यानी कि अगर किसी स्क्रीन साइज का जो साइज है वो 0 से लेके 700 पिक्सल्स के बीच में है, तब जाके ये जो कोड है इस मीडिया क्वेरी के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर 700 पिक्सल से ज़्यादा है उसका साइज, जैसे कि एक लैपटॉप का होता है या फिर एक डेस्कटॉप का होता है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस समय जो हमारा साइज है वो ऑफ कोर्स 700 पिक्सल से ज़्यादा है। तो हम लोग पहले इसको रन करके देखते हैं। इसको हम लोगों ने रन करा है, तो अभी ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले नहीं है क्योंकि हमारा जो साइज़ है इस समय वो 700 पिक्सल से ज़्यादा है। मैं लैपटॉप पे इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो उसका साइज़ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। सबसे नीचे आप देखिए, सबसे नीचे जहाँ पे मेरा माउस है यहाँ पर आप 12 देख सकते हैं, यानी कि अभी 1212 पिक्सल हैं। ये जो 12 है वो पिक्सल्स में है। ओके, ऑफ कोर्स 700 पिक्सल से ज़्यादा है तो ऊपर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको लिखा जा रहा है, बेसिकली उसे ही इस्तेमाल करा जा रहा है स्टाइलिंग के लिए। तो अब जैसे ही अब अगर हमको ये देखना है कि हमारी CSS मीडिया क्वेरी जो है वो काम कर रही है या नहीं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नीचे जहाँ पे हम लोगों ने पिक्सल्स देखे थे, स्क्रीन साइज देखे थे, यहाँ सबसे नीचे यहीं बगल में हमारे पास 3 आइकन्स हैं। टैबलेट के लिए है, डेस्कटॉप के लिए है और बेसिकली लैपटॉप के लिए और एक फ़ोन के लिए। तो मैं टैबलेट वाले पे क्लिक करूँगा और अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा जो व्यू पोर्ट है, बेसिकली जो हमारा डिज़ाइन है वेबसाइट का इस समय वो चेंज हो गया है, कोड प्लाई का डिज़ाइन, ताकि हमें आसानी रहे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे 764 पिक्सल्स हैं, यहाँ सबसे नीचे अभी भी 700 से ज़्यादा है। तो अब हम लोग यहाँ पर आके थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 700 से नीचे चला गया, 690 पिक्सल्स हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, अब हमारा वेट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि अब हमारा ये वाला कोड जो है, ये वाला कोड इस मीडिया क्वेरी के जो अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन की साइज है वो 700 पिक्सल से कम है। ठीक है, बेसिकली 700 पिक्सल हो या उससे कम हो और 0 से बड़ी हो ऑफ कोर्स, तो इस वाले कोड का, इस मीडिया क्वेरीज के कोड का इस्तेमाल किया जाएगा स्टाइल करने के लिए हमारा HTML डॉक्यूमेंट। और जैसे हम लोग बड़े साइज पे जाते हैं और बड़े साइज पे जैसे हम लोग गए 700 पिक्सल से, जैसे हम लोगों ने बड़ा साइज पे गए, यानी कि 721 पिक्सल है इस समय साइज, तो चेंज हो गई CSS। अब बेसिकली मीडिया क्वेरी की CSS की जगह जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था उसका इस्तेमाल हो रहा है इस वाली क्वेरी का, इस वाली क्वेरी का नहीं, इस वाली CSS स्टाइल का। यहाँ पर हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर रेड दिया था और उसका इस्तेमाल हो रहा है अब। ओके, अब याद रखिएगा इसके हम लोगों ने ऊपर 3 रैम फॉन्ट साइज दिया था और वहीं 3 रैम फॉन्ट साइज यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है मीडिया क्वेरी में, क्योंकि हम लोगों ने इसे ओवरराइट, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे कम कर दिया 700 पिक्सल पे। हम लोगों को 3 रैम नहीं बल्कि हमें सिर्फ 2 रैम चाहिए फॉन्ट साइज। ठीक है, तब जाके हमारा जो फॉन्ट साइज है वो चेंज होगा। सॉरी गाइस, तो अब मैं यहाँ पे इसे दोबारा रन कर देता हूँ। फॉन्ट साइज हम लोगों ने करा है और अब हम जैसे हम लोग 700 पिक्सल के नीचे जाएंगे, अब आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट साइज भी चेंज हुआ है। ठीक है, हमारा पहले फॉन्ट साइज चेंज नहीं हुआ था क्योंकि हम लोगों ने मीडिया क्वेरी के अंदर फॉन्ट साइज चेंज करा नहीं था। बेसिकली हम लोग जो कुछ भी मीडिया क्वेरी के अंदर लिखेंगे
वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी हमारा ऊपर लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है मीडिया क्वेरी के, वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो मीडिया क्वेरी के अंदर जो लिखा है ना, वो सब कुछ बाहर लिखी हुई चीज़ों को ओवरराइड करने के लिए है। और अगर हम लोगों ने अंदर कुछ ऐसा है जिसको हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं करा है, तो वो चीज़ बाहर ओवरराइड नहीं होगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने अंदर लिखा कलर येलो, यानी कि फॉन्ट का जो कलर होगा 700 पिक्सल के बाद वो येलो होगा। तो यहाँ पर अंदर वाली CSS यानी कि मीडिया क्वेरी के अंदर वाली CSS ने बाहर वाली CSS के रूल्स, यानी कि बाहर जो CSS है इस लाइन को ओवरराइड कर दिया। और मैंने बैकग्राउंड जो था उसे ब्लैक करने के लिए अंदर कहा, तो बाहर वाले CSS जो है बैकग्राउंड कलर उसको ओवरराइड कर दिया गया है। बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ओवरराइड कर सकते हैं एक दूसरे को, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फॉन्ट साइज हमारा बाहर वाले CSS में लिखा है, लेकिन मीडिया क्वेरी के अंदर कोई भी फॉन्ट साइज नहीं था, इसलिए वो बेसिकली चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम लोगों ने मीडिया क्वेरी के अंदर फॉन्ट साइज स्पेसिफाई कर दिया 2 रैम, तो फिर वो बाहर चेंज हो गया। तो यही है कि आप लोग अंदर जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वो बाहर वाली प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगी। ठीक है, जैसे हमारा स्क्रीन साइज एक पर्टिकुलर साइज से पहुंचता है या फिर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो अंदर वाली चीज़ें बाहर वाली चीज़ों को ओवरराइड कर देती हैं। और जो भी बाहर लिखा है जिसके लिए अंदर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कराया गया है, वो बाहर वाला वैसा ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बाहर वाली CSS को पूरी तरीके से कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। अंदर वाली जो CSS होती है मीडिया क्वेरी की, वो बाहर वाले पर्टिकुलर रूल्स और इन चीज़ों को ओवरराइड करती है बस। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपको फिर से कहूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अगर हम लोग फॉन्ट साइज फिर से हटा देते हैं अंदर वाले मीडिया क्वेरी में से और इसे फिर से हम लोग रन करते हैं, तो अभी भी देख सकते हैं कि हम लोग 694 पर हैं। और जैसे हम लोगों ने रन करा तो इसका जो साइज है टेक्स्ट का वो बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि अब जो है वो ऊपर वाली जो बाहर वाली जो CSS है फॉन्ट साइज 3 रैम उसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और गाइस यही है रिस्पॉन्सिवनेस। सो अगर हमारे पास और भी चीज़ें होती, जैसे कि हम लोगों ने एक और डिव बना देते हैं, यहाँ पर HTML वाले बॉक्स में हम लोग एक और डिव बना देते हैं और इसको मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास हम लोग दे देते हैं न्यू डिव। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं न्यू डिव बॉक्स। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लास से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, सो क्लास मेरा है न्यू डिव और हम लोग अभी CSS मीडिया क्वेरी के बाहर हैं, इसे लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसे एक कलर दूंगा, बेसिकली फॉन्ट कलर होगा इसका, उसका फॉन्ट कलर होगा ग्रीन और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा पर्पल। सो हम लोग पर्पल बैकग्राउंड कलर रख रहे हैं इसका। और पहले मैं इसकी CSS मीडिया क्वेरी नहीं बनाने वाला हूँ, पहले मैं इसे सिर्फ रन करूँगा और देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक और डिव बॉक्स आ गया है यहाँ पर, जिसका बैकग्राउंड कलर है पर्पल और इसका फॉन्ट कलर है ग्रीन। ठीक है, इसका जो हमारा फॉन्ट साइज है वो बेसिकली इसी डिव का 3 रैम चल रहा है। ठीक है, अगर आपको CSS आती है तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो डिव है वो ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा है बजाय न्यू डिव क्लास के। तो बेसिकली डिव की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है वो हर डिव के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमको यहाँ पे न्यू डिव का जो फॉन्ट साइज है उसे चेंज करना है तो बेसिकली हमें यहाँ पे उसको आके चेंज करना पड़ेगा और ओवरराइट करना पड़ेगा। तो मैं इसको फॉन्ट साइज को यहाँ पे आके चेंज कर देता हूँ, वरना ये हमारा ग्लोबल डिव के हिसाब से चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 2 रैम कर देता हूँ ताकि हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। और मैं यहाँ पर इसे रन कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे आसानी से डिफरेंस देख सकते हैं। अब ये 2 रैम का हो गया है। तो अब हम थोड़ी सी और CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी आप किसी एक मीडिया क्वेरी के अंदर होते हैं, जैसे कि हम लोग इस समय मीडिया क्वेरी 700 पिक्सल्स वाले के अंदर हैं, तो इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ों का कोड लिखना है जो कि आप चाहते हैं चेंज हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिव का कोड लिखा है तो डिव चेंज होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मेरे पास एक नया डिव है तो मैं उसको ही यहीं पे
लिखने वाला हूँ कि डॉट न्यू डिव का जो कोड है वो ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए जैसे ही हमारी जो वेबसाइट है उसका जो स्क्रीन साइज है वो 700 पिक्सल से कम हो। सो न्यू डिव का जो कोड होगा वो यहाँ पर अब हम लोग स्पेसिफाई करने वाले हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे 700 पिक्सल से कम हो या फिर 700 पिक्सल हो तो जो कलर हो, जो फॉन्ट कलर हो वो हो जाए बेसिकली मैं चाहता हूँ रेड हो जाए। ओके, रेड हो जाए। और जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ग्रे सही रहेगा। सो ग्रे है हमारा बैकग्राउंड कलर। सो अब हम इसको थोड़ा रन करते हैं। अब जैसे हम इसे रन करेंगे अब आप देख सकते हैं हमारी जो स्क्रीन साइज थी, जो हमारा व्यू पोर्ट का साइज था इस समय वो 687 था, जो कि 700 से कम है। तो हमारा न्यू डिव के लिए ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो ग्रे है और इसका जो है वो जो टेक्स्ट कलर है वो है रेड। अब हम जैसे 700 पिक्सल से ऊपर आते हैं चेंज हो जाती है इसी से स्टाइल। ओके, अब हमारा ऊपर वाला जो कोड है यहाँ पर बेसिकली ये एग्जीक्यूट हो रहा है ये सारा। सो गाइज यही है CSS मीडिया क्वेरीज। ओके, अब आप याद रखिएगा कि जैसे आप मीडिया क्वेरी बनाएंगे तो एक तो यहाँ पर हमें ये सारा जो कोड है ना, ये सारा जो कोड है ये CSS मीडिया क्वेरी ब्रेसेस के अंदर है। ठीक है, CSS मीडिया क्वेरी के अंदर है। तो आप देख सकते हैं ये जो सारा कोड है जो सिलेक्टेड करा गया है वो एक तो इस ब्रेस के अंदर है जो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बना है एक। ठीक है, और यहाँ पे ये एक और कर्ली ब्रेसेस है। तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा, यूजुअली ये सिंटेक्स एरर हो जाता है तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिन विड्थ का मतलब क्या होता है। मिन विड्थ, यहाँ पे मैक्स विड्थ का हम लोगों ने इस्तेमाल करा है। अब हम लोग थोड़ा मिन विड्थ पे आ जाते हैं। सो मैं यहीं पर आपको मिन विड्थ लिख देता हूँ, MIN मिन विड्थ। सो मिन विड्थ का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मिन विड्थ का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे मैक्स विड्थ का मतलब था कि 0 से लेके इस विड्थ तक जो भी स्क्रीन साइज है उस पर ये वाला CSS कोड इस्तेमाल होना चाहिए जो कि इस मीडिया क्वेरी के अंदर है। उसी तरीके से मिन विड्थ का मतलब होता है कि अगर स्क्रीन की साइज मिनिमम इतनी है या फिर उससे ज़्यादा है तो ये वाला जो CSS का मीडिया क्वेरी के अंदर जो कोड है उसे एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए CSS स्टाइल के लिए। ओके, तो यही है बेसिकली मिनिमम विड्थ का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की मिनिमम विड्थ जो है यहाँ पे हम लोगों ने 700 लिखा है तो मान लेते हैं अगर किसी डिवाइस के मिनिमम विड्थ जो है स्क्रीन की वो है 700 पिक्सल या उससे ज़्यादा। मैक्सिमम विड्थ में क्या था कि अगर किसी डिवाइस की जो मैक्सिमम विड्थ है वो है 700 पिक्सल या उससे कम तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मिनिमम विड्थ का मतलब है अगर किसी भी डिवाइस की जो मिनिमम विड्थ है यानी कम से कम जो विड्थ है यानी कम से कम जो चौड़ाई है वो 700 पिक्सल है या फिर उससे ज़्यादा है तब इस मीडिया क्वेरी के अंदर जो कोड है उसे इस्तेमाल करा जाएगा। तो अगर ये सही है तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो हमारा जो कोड है मीडिया क्वेरी के अंदर का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्योंकि जैसे 700 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 700 पिक्सल्स से ज़्यादा है हमारी अभी स्क्रीन साइज 753 है। सो मिन विड्थ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब है कि अगर 700 पिक्सल्स स्क्रीन साइज है या फिर उससे ज़्यादा है तो मिन विड्थ यहाँ पे जो है मीडिया क्वेरी ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब अगर मैं रन करता हूँ तो ऐसा होना चाहिए। तो रन करते हैं और ऐसा हुआ गाइस। ठीक है, यही है, यही बात है, बस यही है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। एक्चुअली मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है सिर्फ 2 divs का सहारा लेके। लेकिन यहाँ पे आप इमेजेस, यहाँ पे आप कोई पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे बेसिकली आप जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके वेबसाइट में, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी आईडीज़ हैं, आप उन सभी को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। आप उन सभी का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे CSS में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप मीडिया क्वेरीज के अंदर ये पर्टिकुलर CSS इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिकली मीडिया क्वेरी के अंदर भी आप पूरी CSS की फाइल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ऐसे ही क्रिएट करते हो। आप CSS मीडिया क्वेरीज बनाते हो और अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग CSS की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हो। और जैसे जैसे वो वेबसाइट होती है बेसिकली, अब मीडिया क्वेरीज तो आपने बना दी, अब जैसी वेबसाइट है वो एक 700 पिक्सल से नीचे के जगह पे जाती है तो चेंज हो जाती है, 700 पिक्सल से ऊपर की जगह पे जाती है तो चेंज हो जाती है।
बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, राइट। और मीडिया क्वेरी जो कि आपने लिख दी है तो वो चेंज नहीं हो रही है, आपका इस वेबसाइट ज़रूर चेंज हो रही है लेकिन, ओके। सो अब आप सेम वेबसाइट को बेसिकली उठा के अपने सर्वर पे डाल सकते हो, और अब वो वेबसाइट अगर मोबाइल से हो रही हो या फिर अगर वो डेस्कटॉप से हो रही हो या फिर अगर वो टीवी से हो रही हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम वेबसाइट हर जगह अच्छी दिखेगी। अगर आपने टीवी के लिए, मोबाइल के लिए और अलग अलग डिवाइसेस के लिए CSS कोड लिखा है, अगर आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं इन सब के लिए, तो आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और CSS बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। आपको ज़रूरत नहीं होती है इतनी ज़्यादा CSS लिखने के लिए, लेकिन अगर आप नई वेबसाइट बना रहे होते तो आप CSS स्क्रैच से लिख रहे होते हैं। अगर आप मीडिया क्वेरीज में हैं तो अगर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ मीडिया क्वेरीज में अगर मेरे को फॉन्ट साइज चेंज नहीं करना है, जैसे हमारी जो विड्थ है, अगर हमें फॉन्ट साइज चेंज नहीं करना है तो मैं CSS मीडिया क्वेरी के अंदर फॉन्ट साइज चेंज नहीं करूँगा। मैं किस फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करूँगा, जो कि हम लोगों ने CSS मीडिया क्वेरी के बाहर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं एक नई वेबसाइट बना रहा होता तो मुझे वहाँ पे फॉन्ट साइज भी इस्तेमाल बेसिकली स्पेसिफाई करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले से हम लोगों ने कोई कोड नहीं लिखा होता है, तो हमें सब कुछ दोबारा से बनाना पड़ता है, हर चीज़ लिखनी पड़ती है। तो इसलिए CSS मीडिया क्वेरी इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट जो बूटस्ट्रैप है वो भी बेसिकली CSS फाइल्स का एक कलेक्शन ही है, जहाँ पे CSS मीडिया क्वेरीज हर एक चीज़ के लिए लिखी हुई है। कार्ड्स हो, चाहे फिर वो पैराग्राफ टैग्स हो, चाहे फिर वो कंटेनर्स हो, अलग अलग चीज़ों के लिए क्लासेस हैं और उसके लिए CSS मीडिया क्वेरीज है। और यही है, बूटस्ट्रैप भी यही है, बस बेसिकली जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल्स का एक कलेक्शन है, जहाँ पे CSS मीडिया क्वेरीज की बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बूटस्ट्रैप की मदद से हम लोग बहुत जल्दी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे CSS मीडिया क्वेरीज अलग अलग डिवाइसेस के लिए पहले से ही लिख के दी गई हैं। आपको लिखना नहीं है, पहले से ही आपके लिए, हर एलिमेंट के लिए है, हर टैग के लिए है, पहले से ही लिखी हुई है आपके लिए। इसलिए आपका इतना सारा जो टाइम है वो बच जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ पहले से ही प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप का आखिर इस्तेमाल कैसे करते हैं, आखिर आप उसे सीखना चाहते हैं, तो मैं इस समय अपने चैनल पे एक बेसिकली सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सारा का सारा बूटस्ट्रैप सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। मैं एक बात आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा जो कि वाकई में एक प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का कोड जो है वो बेसिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसे याद रखना कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा कोड होता है, याद कर ही नहीं सकते हैं। तो एक बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में आपको पढ़ना बताऊंगा कि आखिर डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को, क्योंकि वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि डेवलपर्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन को जाके रेफर करें। बार बार करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन याद नहीं करा जाता है, बार बार हम लोगों को रेफर करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बूटस्ट्रैप का वाकई में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और हम लोग एक बेसिकली एक पेज बनाएंगे जो कि काफ़ी बढ़िया दिखने वाला है, उसमें हम लोग पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके उस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। मैं इस समय चला रहा हूं, तो धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड हो रहे होंगे उस सीरीज पे। तो गाइज बेसिकली यही था रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, यही था CSS मीडिया क्वेरीज। और इसी तरीके से हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग से CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ मीडिया क्वेरीज की मदद से हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग CSS लाइन्स, बेसिकली अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। और वो अलग अलग सारी CSS जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जीक्यूट होंगी स्क्रीन साइज के मुताबिक। जैसे जैसे स्क्रीन साइज बढ़ेगा या फिर घटेगा, अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी मीडिया क्वेरीज के हिसाब से। और जैसे भी आपने लिखा हो, मिन विड्थ लिखा हो या फिर मैक्स विड्थ लिखा हो, ऑफ कोर्स गाइस आप एक ही मीडिया क्वेरीज की जरूरत नहीं है आपको, आप बार बार बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और मीडिया क्वेरी बना सकता हूँ, यहाँ पे लास्ट में आके सारी चीज़ें बाहर जाके एक और मीडिया क्वेरी बना देते हैं हम लोग। जैसे कि ऐट मीडिया, यहाँ पे भी हम लोग को लिखना पड़ेगा ऐट, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐट मीडिया, स्पेस नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे हम लोग मिन विड्थ का इस्तेमाल कर लेते हैं। मिन विड्थ लिख लेते हैं। हम लोगों ने 700 के लिए बना ही लिया है, तो अब हम लोग 500 के लिए बना लेते हैं, 500 पिक्सल्स के लिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस मीडिया क्वेरी के अंदर अगर हम लोगों का कोई डिव है, ठीक है, डिव है, तो उसका जो मैं ये कहूँगा फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज मैं चाहता हूँ उसका 5 रैम हो जाए। 5 रैम काफ़ी बड़ा फॉन्ट साइज है ये, तो 5 रैम हो जाए। बहुत सिंपल सी मैंने मीडिया क्वेरी लिखी है आपको बस एक एग्जांपल देने के लिए कि आखिर होता क्या है। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरी लिखी है मिन विड्थ 500 के लिए, यानी कि
कोई भी डिज़ाइन यानी कि कोई भी स्क्रीन जिसका जो साइज़ है वो 500 है या उससे ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ पर जो कोड है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर लिखा है 700 के लिए मिन विड्थ, यानी कि कोई भी स्क्रीन जो कि 700 या उससे ज़्यादा है उसके लिए ये वाला कोड इस्तेमाल होगा, यहाँ पे जो लिखा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ओवरराइड हो रहा है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे नीचे वाली जो चीज़ है, जो नीचे वाली CSS मीडिया क्वेरी है वो 500 या फिर उससे ऊपर के लिए है, और ऊपर वाली जो CSS मीडिया क्वेरी है वो 700 और ऊपर उससे ऊपर के लिए है। तो जो नीचे वाली जो मीडिया क्वेरी है वो 500 से लेके 700 पिक्सल की विड्थ पे, स्क्रीन साइज पे काम करेगी, और जो ऊपर वाली मीडिया क्वेरी है वो 700 से लेके बाकी जहाँ तक भी हो वहाँ तक काम करेगी। तो बेसिकली यही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रन कर लेते हैं ऐसे बटन पे क्लिक करके। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्क्रीन साइज इस समय वो है 813 पिक्सल। अब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करते हैं। बेसिकली स्क्रीन साइज मैं यहाँ सबसे नीचे से देख रहा हूँ, यहाँ पे अब 791 हो गया है, जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ देखिए। अब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करते हैं, 700 तक लेके जाते हैं और छोटा करते हैं। तो अब हम लोग 700 से नीचे चले गए। अब हम लोग 600 पर की लाइन में आ गए, ठीक है। अब हम लोग इसे और छोटा करते हैं। अभी इस समय 700 वाली मीडिया क्वेरी चल रही है, ठीक है। सॉरी, 700 वाली मीडिया क्वेरी जो है वो एक्चुअली खत्म हो गई है, जो नॉर्मल कोड है वो चल रहा था। और हम लोग यहाँ पे एक बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे 500 वाली क्वेरी है वो यहाँ पे इस समय चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन साइज है वो 577 है, और हमारी जो मीडिया क्वेरी है ना 500 पिक्सल वाली, ये वैलिड है 500 से लेके 700 पिक्सल तक, क्योंकि 700 के बाद जो भी स्क्रीन साइज होगा वो उसके लिए हमारी ऊपर वाली मीडिया क्वेरी काम करेगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं यहीं पर आपको कोड में थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कुछ अलग सा कलर रख देते हैं, जैसे कि पिंक रख देते हैं। तो अब हम जहाँ यहाँ पे जैसे रन करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, देखा आपने। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया, पिंक हो गया। नीचे वाले डिव का चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए हमें .NewDiv इस क्लास का हम लोगों को इस्तेमाल करना होता। अगर हम लोग इस क्लास का इस्तेमाल करते तो उसका भी चेंज हो जाता, ठीक है। इसके लिए आपको ऑफकोर्स गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। आपको एक्सपीरियंस जो होता है ना उसकी बहुत वैल्यू होती है। आपको एक्सपीरियंस से ही सब कुछ आएगा। तो अब जैसे हम लोग 500 से नीचे जाएंगे ना, ये सबसे बाहर वाला कोड जो है वो अब यहाँ पे सबसे बाहर वाला कोड जो है ना, जो किसी भी मीडिया क्वेरी में नहीं है, वो यहाँ पर अब एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन यही कोड जो सबसे बाहर वाला कोड था, जो किसी भी मीडिया क्वेरी में इस्तेमाल नहीं था, वो एग्जीक्यूट हो रहा था कब? जब 700 से ज़्यादा था, जब हम लोग मैक्स विड्थ का इस्तेमाल कर रहे थे मिन विड्थ की जगह। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और क्या चेंजेस आते हैं उसमें। बस यही है। और गाइस यही है बस। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एक्चुअली यही है बस। आपको अपनी वेबसाइट के हिसाब से अपनी वेबसाइट में जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है, विड्थ चेंज करनी होती है। उसके लिए ऑफकोर्स आपको CSS की CSS आनी चाहिए, क्योंकि मीडिया क्वेरीज बेसिकली CSS ही तो है। मीडिया क्वेरीज में आप नॉर्मल CSS ही तो लिख रहे हैं, और है ही क्या उसमें। बस यही है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा, अगर आपको पसंद आया, अगर आपको वाकई में हेल्प हुई इस वीडियो से, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एक लाइक दे देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना यार। और इसमें मैं बूटस्ट्रैप की एक सीरीज़ चला रहा हूँ, तो अगर आपको बूटस्ट्रैप वाकई में सीखना है तो सब्सक्राइब कर लो यार। आपको बार बार वीडियोस आते रहेंगे, आप मिस नहीं करोगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से बूटस्ट्रैप आ जाएगा। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ इस सीरीज़ के बाद, क्योंकि मैं इसमें हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ बूटस्ट्रैप में, और आपको बताने वाला हूँ कि आप बूटस्ट्रैप को वाकई में पूरी तरीके से कैसे निचोड़ के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।